गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमने मोनोटोनिसिटी को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हम बेसिक्स पढ़ चुके थे। जैसे कॉन्सेप्ट के मोनोटोनिसिटी होता क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है, स्टैंडर्ड ग्राफ में कैसे वेव होगा। ठीक है ना, मोनोटोनिक बिहेवियर हमने पढ़ा था। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ठीक है ना। स्टेशनरी पॉइंट बेटा हमने पढ़ लिया था। स्टेशनरी पॉइंट क्या था, जहाँ पे हमारा एफ डैश क्या होता है, ये जीरो होता है, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट था। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। बेटा अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट वेयर एफ डैश इज जीरो और एफ डैश इज नॉट डिफाइंड देन दिस पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। मतलब बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अगर एफ डैश मेरा जीरो है या एफ डैश मेरा नॉन डिफाइंड है, बेटा दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा। ठीक है ना। तो इस बात को देख के बेटा हम ये भी पूछ सकते हैं कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट इस वाले पार्ट को सब प्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ तो सब स्टेशनरी, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट ए स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर। एट स्टेशनरी पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट एक्सिसों के पैरेलल होती है, चाहे वो y हो चाहे वो x हो। दोनों के पैरेलल होने वाली टेंजेंट दोनों क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होंगे। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, देखो अगर आप इंटरवल्स को देखते हैं, देखो मेरा जो साइन का ग्राफ है यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर वापस इंक्रीजिंग है। ठीक है, इससे पहले डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अल्टरनेट चल रहा है। अब उसने मुझसे पूछा है मैक्सिमम लेंथ बतानी है। ठीक है, जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो बेटा मैक्सिमम लेंथ कितनी जा रही है, -π/2 से π/2 तक एक इंटरवल गया, दूसरा 3π/2 से 5π/2 तक दूसरा इंटरवल किया। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये इंटरवल दोनों सेम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, पाई। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 11वां पॉइंट। ए फंक्शन इज 1 if fx is invertible, ठीक है, then f dash is greater than 0 और लेस देन 0। बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास एक वर्ड आता है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बेटा हमने फंक्शन में पढ़ा था, आपको याद हो तो। ठीक है, इन्वर्टिबल हमने फंक्शन में पढ़ा था। बेटा इन्वर्टिबल जब भी आता है तो बच्चा तुरंत सोचता है कि 1 और ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब इन्वर्टिबल की बात कर रहा है। ठीक है, पर बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कई बार इन्वर्टिबल को इधर भी यूज कर लेता है। इन्वर्टिबल होने का मतलब ये होता है फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है। क्यों, क्योंकि इन्वर्टिबल होते हुए एक बात बोलता है कि मैं 1 हूँ, और जो भी मेरा 1 फंक्शन होता है बेटा वो मोनोटोनिक होता है। इसका मतलब आइदर एफ डैश इज पॉजिटिव और आइदर इज एफ डैश इज नेगेटिव। मतलब एफ डैश या तो मेरा सिर्फ पॉजिटिव होगा या मेरा सिर्फ नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इन्वर्टिबल को कई बार हम मोनोटोनिक से भी सीधे लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास इन्वर्टिबल आएगा अब, तो आप तीन चीज सोचोगे। पहला 1 पहला 1 दूसरा ऑन टू और तीसरा मोनोटोनो। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको सोचना है, सिर्फ 2 पॉइंट सोच के नहीं रुक जाना। ठीक है, फिर 12 पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट बेटा। 12 पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, behavior of inverse function is same as its basic function, that is if basic function is increasing then inverse also increasing। मतलब अगर मेरा बेसिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनवर्स को भी इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। जैसे हम साइन की बात करते हैं, साइन -π/2 से π/2 तक क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाता हूँ तो देखो ये तो होता है ग्राफ साइन का, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अगर मैं बेटा इनवर्स का ग्राफ बनाता हूँ यहीं से, तो वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, याद हो तो आपको। इसकी मिरर इमेज ऐसे।
है ना। तो अगर साइन मेरे साइन इंक्रीजिंग है तो बेटा इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर मेरा कॉस डिक्रीजिंग है तो बेटा उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो इंटरवल जैसा मेरा फंक्शन का बेसिक बिहेवियर होगा वही उसके इनवर्स का बिहेवियर होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, if x1 is greater than f2 then fx1 is greater than fx2, इसका मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। if x2 is greater than f2 x2 then fx2 fx1 is less than fx2 तो ये बेटा मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट इसको बताने का मीनिंग क्या है बेटा कि अगर फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग दे रखा है, ठीक है, अगर फंक्शन हमें डिक्रीजिंग गिवन है तो बेटा फंक्शन को रिमूव करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। या किसी भी वैल्यू पे फंक्शन अप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, मतलब दोनों जो साइन मेरे डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दोनों साइन सेम रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, इधर लिखाने का पर्पस वो सिखाना था। चलिए आगे चलते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेक नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इफ dy upon dx इज नॉट पॉसिबल देन यूज बेसिक मेथड, देन यूज बेसिक मेथड। बेटा इस पॉइंट का मतलब समझ गए ना 13 का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेक नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर। मतलब अगर कोई ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है ना। या कोई ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी का हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए, ठीक है। बट अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ dy upon dx is not possible then use basic method x2 is x1 is greater than x2 that is fx1 is greater than fx2 increasing same decreasing। क्लियर हुआ। अब दूसरी बात समझिएगा कि fx अगर मेरा इंक्रीजिंग है इसका मतलब f डैश मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और अगर मेरा f डैश इंक्रीजिंग है इसका मतलब बेटा मेरा f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा f डबल डैश ग्रेटर देन 0 होने का मतलब f डैश से रिलेशन है कि मेरा f डैश इंक्रीजिंग है, ठीक है। और क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर उसे f डैश इंक्रीजिंग बोलना होता है तो वो f डबल डैश देगा, ग्रेटर देन 0 बोलेगा, ठीक है ना। दूसरा f डबल डैश होने का मतलब एक आपने और भी पढ़ा था कि डबल डैश होने का मतलब होता है कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप। तो अगर उसे कॉन्केविटी अप बोलना होगा तो कई हर बार एग्जामिनर ये ना देखिए, कई बार ये भी दे देता है कि f डैश मेरा इंक्रीजिंग है, ठीक है। f डैश इंक्रीजिंग होने का मतलब स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग, वो इस तरह भी बोल सकता है। इसका मतलब वो सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन मेरा कॉन्केव अप है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, एक बात और समझना कि अगर ये आपको दे रहा है इसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि ये मीनिंग होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर बट इसका यूज कहाँ हम पढ़ते हैं। बेटा अगर किसी भी फंक्शन में डैश को रिमूव करना है आपको, जैसे हमको यहाँ पे अगर एफ डैश को रिमूव करना होता तो हमें फंक्शन के नहीं एफ डैश के बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी एफ डैश को आपको अगर फंक्शन से रिमूव करना है तो आप डबल डैश की बात करेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अप्लाई साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। सिंपल सी चीज है, साइन इंक्रीजिंग होता है तो सेम अप्लाई हो जाएगा, कॉस डिक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा आपको मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए आपको, पढ़िए आपसे।
हाँ जी, आपका 1 मिनट हो गया। बेटा देखिए एग्जामिनर बोल रहा है मुझसे इंटरवल ऑफ अल्फा, ठीक है, उसने जी एक्स और एफ एक्स के बारे में बिहेवियर दे रखा है, ठीक है ना। देखो अगर मेरा एक्स एक्स टू से बड़ा है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू से बड़ा है, इसका मतलब एफ मेरा इंक्रीजिंग, और इसमें साइन अपोजिट मतलब जी मेरा डिक्रीजिंग। और बेटा मुझे अल्फा की बात करनी है, अल्फा मेरा सबसे अंदर है, कहाँ पे है, सबसे अंदर है, तो बेटा आपको एक एक करके सबको रिमूव करना पड़ेगा। जब एफ रिमूव होगा तो एफ मेरा इंक्रीजिंग, तो साइन ऑफ न्यूट्रलिटी सेम रहेगा, नो चेंज। बट जब बेटा जी रिमूव होगा बेटा तो साइन ऑफ न्यूट्रलिटी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बेटा मेरे पास फाइनली ये क्वेश्चन आ जाएगी, आप इसके फैक्टर करोगे, अल्फा मेरे पास 1 से लेके 4 तक आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आधा मिनट दे रहा हूँ इस बार में आपको। हाँ जी चलिए बेटा देखो सिंपल सी बात है, x मेरा x प्लस 1 से छोटा है, तो जब मैं जी अप्लाई करूंगा, जी मेरा क्या है, एफ डैश मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग, तो साइन ऑफ न्यूट्रलिटी चेंज, ठीक है। अब बेटा जब मैं इस पर एफ अप्लाई करूंगा तो एफ मेरा क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब साइन ऑफ न्यूट्रलिटी सेम। बेटा मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। इधर मुझे क्या दे रखा है, ये दोनों सेम है, तो आंसर इज ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन बेटा मुझे दे रखा है कि एफ मेरा 0 से इन्फिनिटी टू आर है, एफ एक्स मुझे दे रखा है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बेटा देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी को बेटा निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के। बच्चे की टेंडेंसी होती है वो सीधा देख के ही बेटा क्वेश्चन से बढ़ जाता है और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बेटा ध्यान रखना अगर कभी किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो बेटा हम उसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर बेटा मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो मुझे यही मिलेगा, e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। बेटा देखो दोनों मेरे सेम जा रहे हैं, बस यहाँ पे माइनस 1 है, तो मैं प्लस 1 करके माइनस 2 कर दूँ, मुझे बेटा ये फंक्शन मिल गया, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बेटा मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, देखो बेटा ये जो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं ये ग्राफ होता है, ये रहा, बट मेरी डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब मैं इसकी बात तो करूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा, इस इंटरवल में मेरा पूरा इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर बेटा इस इंटरवल में ये x मेरा पूरा इंक्रीजिंग, तो ई एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, पूरा इंक्रीजिंग, क्योंकि हम जानते हैं x बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, क्योंकि e मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। प्लस 1 कर दिया तो भी इंक्रीजिंग, कोई चेंज नहीं, ठीक है। बट बेटा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको करूंगा डिवाइड करूंगा, तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो वन इसको वन अपॉन सामने करने पे ये मेरा बंधु मेरा डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर बेटा मैंने इससे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन पे ये तो कांस्टेंट की तरह ऐड होगा, वन जो है वो तो कांस्टेंट की तरह ऐड होगा ना, प्लस 1, अब इसे चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो। तो अगर मैं किसी फंक्शन में कुछ भी ऐड करता हूँ कांस्टेंट, तो बेटा वो ग्राफ को शिफ्ट करता है ऊपर और नीचे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर में कोई इफेक्ट नहीं लाता, तो ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या हुआ, इंक्रीजिंग,
क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, क्या ध्यान रखिएगा कि हम एफ एक्स इजकल टू ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस इसका ग्राफ क्या होता है बेटा? इसका ग्राफ होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर की तरह से जो ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है बेटा। वहीं मैं अगर इसको माइनस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो इसका ग्राफ हो जाता है ऐसा, एक्स क्यूब की तरह, एक्स क्यूब की तरह, ठीक है ना। और बेटा अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बेटा मेरे पास ग्राफ होता है इस तरह, रूट एक्स की तरह, नहीं रूट एक्स नहीं, एक्स की पावर 1/3 की तरह। क्या समझ में आया? ठीक है। अगला हेडिंग है बेटा फाइंडिंग इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एफ एक्स जो है, ये इंटरवल दे रखा है, इज इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स निकालिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश को ग्रेटर देन 0 पुट कर दूंगा। बेटा जब मैं इसका एफ डैश निकालूंगा तो बेटा ये तो मेरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1, ये माइनस ई एक्स, तो 1 माइनस ई एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ई एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो बेटा मुझे यहाँ पे x मिल गया, x माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। क्लियर हुआ सभी के लिए? अगला क्वेश्चन, होमवर्क एक बार आप सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। हाँ जी पढ़ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डैश निकाला, लेस देन 0। बेटा अब जब बेटा देखो इसके फैक्टर जब मैं करूंगा तो बेटा ये जो मेरा पार्ट आएगा ना, देखो इस पार्ट का डी नेगेटिव होगा, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो इक्वलिटी में सिर्फ ये और ये पार्टिसिपेट करेगा। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, जैसे कि 0 से लेके 2 तक, ठीक है। 0 पे ओपन, 2 पे भी ओपन। अगला क्वेश्चन फाइंडिंग इंटरवल, होमवर्क फाइंडिंग के, ये समझा देता हूँ। केवल आप पहली बार कर रहे हो ना, हाँ जी। अगर बंदों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो बेटा मुझे मिलेगा 3k स्क्वायर, 3k एक्स स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा देखो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर मेरी पॉजिटिव होती है तो उसकी 2 कंडीशन, पहला डी नेगेटिव और दूसरा ए पॉजिटिव। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, 3k इज पॉजिटिव, दैट इज k इज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा डी नेगेटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बेटा k मुझे यहाँ से मिल गया, k इज ग्रेटर देन 3। ये बोल रहा है k इज ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है k इज ग्रेटर देन 3। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, k इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल क्यूब, देन रिलेट एच एक्स एंड एफ एक्स मोनोटोनिक बिहेवियर। बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन है, आपको एच एक्स और एफ एक्स के मोनोटोनिक बिहेवियर को आपस में क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एच एस को डिफरेंशिएट कर दें, मुझे क्या मिलेगा, एच डैश एक्स माइनस 2
एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस 3f(x²) एफ डैश एक्स। बेटा एफ डैश तीनों में कॉमन है, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा बेटा 3f(x² माइनस 2f(x + 1)। ठीक है बेटा, देखो ये बन रही है क्वाड्रेटिक, बन रही है नहीं बन रही, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ, तो बेटा जब मैं डी निकालूंगा, डी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। टी नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर बेटा ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये साइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब बच्चा ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा एच एक्स का साइन वही रहेगा जो मेरा एफ एक्स का साइन रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ एच एक्स इज डिपेंड ऑन एफ एक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ एच एक्स एंड एफ एक्स इज सेम। If f dash positive, then g dash positive. If f dash negative, then g dash is negative. तो fx increasing, gx increasing, fx decreasing, gx decreasing, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा मुझसे, fx is equal to cos pi by x, ठीक है, cos pi by x is increasing, then find interval। सिंपल सी बात है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। cos का आ गया माइनस साइन x बाई पाई, और बेटा x बाई पाई का आएगा माइनस पाई अपॉन x² आएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। तो बेटा मुझे चाहिए कि ये मेरा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब इसमें ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब अंतु बचा ये। और बेटा साइन का ग्राफ हम जानते हैं, ये वाला ग्राफ होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, इवन पाई से लेके ऑड पाई तक मेरा बिंदु पॉजिटिव, मतलब 2n पाई से लेके 2n+1 पाई तक पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर। तो अंदर ये वाला क्या होता है, ये थीटा होता है पूरा। तो थीटा मेरा 2n पाई से 2n+5 2n+1 पाई तक होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या समझ में आया, हाँ जी, ठीक है। तो थीटा को पुट कर दूं पाई बाई एक्स, पाई 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 कट गया, तो बेटा मुझे एक्स और एक्स को रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो बेटा मेरे पास एक्स आ गया 1/2n+1 से बड़ा और 2n से छोटा। तो x बिलोंग्स टू 1/2n+1 से लेके 1/2n तक। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा फिर से इंटरवल निकालना है, इसमें भी इंटरवल निकालना है। आपको इंटरवल भी दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनइक्वालिटी आपके कहाँ कहाँ पे आता है, इनइक्वालिटी बेटा आपके क्वाड्रेटिक में आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सीक्वेंसेस में आता है। उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनइक्वालिटी आपने देखा होगा, पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी जो आती है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा मेरे पास आता है फंक्शन में इनइक्वालिटी। कहाँ पे आता है, फंक्शन में बेटा इनइक्वालिटी आता है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो कि इनसे ना हो रहा हो, जैसे हम जानते हैं भैया, ठीक है, कि जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है वो क्वाड्रेटिक टाइप की होती है, मतलब फंक्शन में क्वाड्रेटिक बन रही होगी, ठीक है ना। और कोई अदर फंक्शन भी होगा तो वो क्वाड्रेटिक बना रहा होगा, जैसे साइन की क्वाड्रेटिक बन रही होगी, लॉग की क्वाड्रेटिक बन रही होगी, एक्स की क्वाड्रेटिक बन रही होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक लगाते हैं। सीक्वेंस में जाते हैं तो AMGM पे इनइक्वालिटी लगती है, कहाँ पे, AMGM पे, ठीक है ना। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इनइक्वालिटी लगती है। तो बेटा ये तो हमको दिख जाता है कि भैया ये चीज़ कहाँ लगती है, ठीक है। फंक्शन में बेटा जब हम आते हैं तो फंक्शन में भी हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है। आपको याद हो तो फंक्शन का फेवर देख के इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहले 3 चैप्टर तो आपको इजीली विजिबल हो जाते हैं। अब बचा लास्ट फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर कोई क्वेश्चन जब आप कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा कि भाई कैसे सॉल्व होगा, मतलब फंक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल
नहीं होगा, इसका मतलब बेटा वो एक्चुअल में इनइक्वलिटी फंक्शन की ना होके मोनोटोनिसिटी की है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो इनइक्वलिटी होती है इसमें कॉमनली मोर देन वन तरह के फंक्शन होते हैं, मोर देन वन टाइप को फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है, ट्रिगो भी ले लिया, पॉलिनॉमियल ले लिया, ठीक है, मल्टीपल टाइप अगर मैं कुछ फंक्शन लेता हूँ और इनइक्वलिटी बनाता हूँ तो बेटा वहां पे भी बेटा ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा फंक्शन के भी क्वेश्चन जो इनइक्वलिटी के होते हैं अगर आप इससे कर सको तो सारे क्वेश्चन बेटा इससे बन जाएंगे आपके, क्लियर। चलिए मेथड पे चलते हैं। मेथड क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको प्रूफ करना है कि एफ एक्स मेरा जी एक्स से बड़ा या छोटा कुछ भी है, मतलब दोनों में इनइक्वलिटी रिलेशन मुझे बनाना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू कुछ भी बेटा मुझे निकालती है यहाँ पे, ठीक है ना, इनके बारे में कुछ भी बिहेवियर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया फंक्शन लूंगा एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्या लूंगा, नया फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा चेक करूंगा कि एच एक्स मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन, बट मैं उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा फाइनली मैं उसका ग्राफ बना लूंगा पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। जैसे मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब आप देखना कि एग्जामिनर अगर मुझसे बोल रहा है कि भैया एच एक्स मेरा ए से लेके बी के अंदर है, मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ होगा नहीं होगा, तो जो भी एच एक्स होगा वो कहाँ होगा, एच एक्स मेरा हमेशा एच बी और एच ए के लाइक बीच में लाई करेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में आया। और अगर मेरा एच एक्स इंक्रीजिंग हुआ इसका मतलब एच एक्स जो होगा वो हमेशा एच बी से तो छोटा होगा और एच ए से बड़ा होगा, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, हाँ जी। और बेटा इसी कॉन्सेप्ट को बेटा यूज करके हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। मोस्टली इन दोनों से कोई एक आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होते ही मैं बोल दूंगा कि भैया ये एच एक्स मेरा लेस देन जीरो है, तो ये इधर भागेगा तो एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर ग्रेटर देन जीरो है तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पर बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा जीरो नहीं होता, कई बार मान लो वन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, वन भी आ सकता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू बेटा कई बार वन भी आ सकती है, क्या आ सकती है, वन। तो मैं बोलूंगा एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन वन प्लस जी एक्स। और बेटा हम जानते हैं अगर एफ एक्स मेरा वन प्लस जी एक्स से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है जी एक्स से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिमाग लड़ा के काम करना है आपको क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है चेक साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इन इंटरवल 0 to π/2 और नॉट, ठीक है। एच एक्स को मैंने बोला साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो बेटा एक बात और, इसको मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि बेटा एक्स और साइन दो डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पे हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दोनों को एक तरफ ले आया, एच मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब बेटा हम जानते हैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन। इसका मतलब ये कभी भी फंक्शन पॉजिटिव हो नहीं सकता, हमेशा जीरो या जीरो से छोटा होगा। इसका मतलब एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो कुछ इस तरह से गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, और इस तरह से जाएगा तो मैं जानता हूँ एफ एक्स हमेशा एफ जीरो से छोटा रहेगा, ठीक है, और एफ 5/2 से बड़ा रहेगा, कैसे भी कुछ समझ में नहीं आया। और जीरो मुझे कब मिलेगा, देखो कॉस अगर मैं जीरो डालता हूँ एच में तो साइन साइन जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो होता है, तो मैं जीरो की बात कर लें तो एच एक्स इज लेस देन एच जीरो, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया साइन एक्स इज लेस देन एक्स, इसका मतलब जो ये दे रखा था ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। बट बेटा यहाँ पे मेन चीज समझने वाली ये चीज नहीं है, मेन समझने वाला जो क्वेश्चन ये वाला पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा, अभी बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं पूरे पे कॉस अप्लाई कर देता हूँ, पूरे पे कॉस अप्लाई कर देता हूँ,
देखो मुझे दे रखा है sin x इज लेस देन x, ठीक है। अगर बेटा मैं पूरे पे cos अप्लाई कर देता हूं तो बेटा हम जानते हैं cos क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं cos अप्लाई करता हूँ, cos sin x, पहला पॉइंट अप्लाई cos इज ग्रेटर देन cos x, होगा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू cos x। अगर बेटा मैं x की जगह इसमें cos x पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin cos x इज लेस देन cos x। मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बेटा यहां से मेरे पास क्वेश्चन आता है कि cos x हमेशा cos sin x से तो छोटा होता है और sin cos x से बड़ा होता है। तो मेरे पास cos x का रिलेशन आ गया, ग्रेटर देन है sin cos x, लेस देन है cos sin x, ठीक है। और यहाँ से बेटा मेरा रिलेशन आता है कि भैया जब ये इस तरह से है तो ऑब्वियसली बात है ये इससे बड़ा ही होगा। तो बेटा मेरे पास फाइनल रिलेशन आता है sin cos x इज लेस देन cos sin x। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखा कि कैसे घुमा के बंदू ने डील किया, समझ में आया। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बट एक बात और, जैसे आपने cos को माना, ठीक है, एज cos is पॉजिटिव इन द डोमेन ऑफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में x मैंने पॉजिटिव लिया है, ये रहा, इसलिए मैं cos मान है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और जो cos मैं x की जगह मान रहा हूँ वो इसी डोमेन में लाई करता है, इसलिए cos वैलिड है, ठीक है ना। कोई ऐसा फंक्शन नहीं मान सकता जो इस डोमेन में लाई ना करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये वाला आपका होमवर्क है, अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, बाय।